एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने हमारे कंपनी लॉ इस सब्जेक्ट के अंतर्गत कंपनी लॉ के संदर्भ में इंट्रोडक्टरी सेशन मैंने एक आपको दिया था, जिसमें कंपनी लॉ 2013 इम्प्लीमेंट करने के पीछे या उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रोसीजर थी उसको हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी लॉ 2013 या इस नए लॉ को लाने के पीछे या जो अमेंडमेंट्स इसमें किए गए हैं इसके पीछे क्या उद्देश्य था, ये हमने आज यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहला यहाँ पे बताया हुआ उद्देश्य है टू इनकरेज द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनीज बाय मेकिंग सुटेबल प्रोविजंस, फॉर एग्जांपल ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स एंड रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स विद इन द टाइम। मीन्स अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो पहला वाला ऑब्जेक्टिव है ये इनकरेज कर रहा है इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए कंपनी लॉ 2013 में ऐसे सुटेबल जो या सुलभ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं जिसके आधार पे एक निवेशक के या एक इन्वेस्टर के जो अलग अलग सवाल होते हैं या जो निवेशक की या इन्वेस्टर की दिक्कतें होती है उन दिक्कतों का सामना निवेशकों को या इन्वेस्टर्स को ना करना पड़े, और जैसे समय में मतलब विद इन टाइम, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो रिडम्पशन है, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है या डिबेंचर है, उनका सही समय पे हो जाना चाहिए। इसके लिए सरल प्रावधान बनाए गए हैं, मतलब सुटेबल प्रोविजंस बनाए गए हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मतलब जो अंशों का हस्तांतरण करना है उसके संदर्भ में कोई भी यहाँ पे रुकावटें नहीं डाली गई है। अब वो कंपनी के प्रकारों पे निर्भर करता है, लेकिन जहाँ पे अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है वहां पे जो कुछ रुकावटें भी थी या कुछ ऐसी मतलब जिसको हम बोलेंगे कि जो प्रोसीजर करने की दिक्कतें थी वो बहुत वहां पे कम कर दी गई है। इसीलिए पहला ऑब्जेक्टिव है टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनीज बाय मेकिंग सुटेबल प्रोविजंस, और वो प्रोविजंस टोटली यहाँ पे इन्वेस्टर को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। उसके बाद सेकंड जो ऑब्जेक्टिव बताया गया है वो सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू ले डाउन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ बिजनेस इंटीग्रिटी एंड कंडक्ट इन द प्रमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज। मतलब यहाँ पे जो पहले का जो लॉ था इसमें जो स्टैंडर्ड्स थे वो एक स्टैंडर्ड ऐसे जिसको हम बोलेंगे कि हेवी स्टैंडर्ड्स या बहुत ज्यादा प्रमाण में स्टैंडर्ड्स थे। स्टैंडर्ड्स को मराठी या हिंदी में कहते हैं मानक। मानक माने क्या कि जो नीति नियम है वो नीति नियमों का एक बहुत दबाव जो एक था कंपनियों पर रहा करता था, इसीलिए अब वो दबाव जो था, जो स्टैंडर्ड्स थे उसको बहुत कम कर दिया गया है। और इससे भी कंपनी लॉ के इस नए बदलाव के कारण कंपनियों में वृद्धि होंगी, इन्वेस्टमेंट में भी वृद्धि होने के वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस देखने को मिल सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बताया गया है टू रिक्वायर फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर अबाउट द अफेयर्स ऑफ कंपनी। मतलब यहाँ पे जो कंपनी का डेली या जिसको हम बोलेंगे कि कंपनी की जो आर्थिक उलाढाल है, जो कंपनी में चलने वाली कार्य प्रणालियां है, जो वर्किंग जो वहां पे सिस्टम है, उस सिस्टम के बारे में इन्वेस्टर्स को पूर्ण रूप से यहाँ पे फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर, मतलब पूर्ण और सही सच्चा डिस्क्लोजर प्रदान करना है। पिछले इंट्रोडक्टरी सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि कंपनी लॉ 2013 आने के पीछे तीन मुख्य कारण है। एक है सत्यम, दूसरा सहारा और तीसरा किंगफिशर। तो उस दौर में बहुत ज्यादा फ्रॉड किए गए, जो इन्वेस्टर्स थे उनके हित के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो ऐसी सब चीजें ना हो, इसीलिए कंपनी लॉ 2013 का ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर पूर्ण और सत्य ऐसा डिस्क्लोजर, मतलब जो हम बोलते हैं कि वहां पे जो सभी बातें हैं वो प्रेषित करना, सबको बताना, वो यहाँ पे होना चाहिए। और ये कंपनी लॉ में ही इसके संदर्भ में बताया गया है। उसके बाद जो चौथा यहाँ पे बोला गया है टू इंश्योर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कंट्रोल बाय शेयर होल्डर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे इफेक्टिव पार्टिसिपेशन और कंट्रोल, मतलब जैसे हम कहते हैं कि जो शेयर होल्डर्स है वो कंपनी के रियल ओनर है, तो जो रियल ओनर है उनका इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब जहां जहां उनके पार्टिसिपेशन की जरूरत है वहां वहां उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए और उनका कंट्रोल भी रहना चाहिए। और साथ ही साथ जो अब कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो मतलब जिनका इफेक्टिव पार्टिसिपेशन है, कंट्रोल भी है, लेकिन अब कुछ ऐसे उसमें से शेयर होल्डर्स हो सकते हैं जो इसका हिस्सा नहीं
नहीं बनते। तो ऐसे परिस्थिति में जो शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन के या कंट्रोल के जो जहाँ पे उनकी जरूरत है वहां पे वो अपने दूसरे किसी काम के कारण वहां नहीं ये दे पा रहे ध्यान, तो ऐसे इन्वेस्टर्स के भी हित का यहाँ रक्षण करना है उनके इंटरेस्ट के साथ। उनका इंटरेस्ट मतलब क्या कि जो उनका डिविडेंड है या जो उनके जो भी मतलब वहां पे उनका इंटरेस्ट बनता है उसके साथ हम कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये सब कंपनी लॉ 2013 के ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत रखा गया है कि वहां पे इंश्योर करेगा लॉ कि शेयर होल्डर्स इफेक्टिव पार्टिसिपेशन में मतलब अगर अग्रगण्य है तो ठीक है, और अगर नहीं भी है तो भी उनके इंटरेस्ट के साथ कोई भी वहां पे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद है जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बताया गया है वो है टू एनफोर्स प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज बाय पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब अब जैसे आपने बीकॉम में कंपनी लॉ पढ़ा है तो वहां पे आपने एक अवधारणा पढ़ी होगी, वहां पे आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, मतलब जिसको मराठी में या हिंदी में कहते हैं, मराठी में कहते हैं कंपनीवरील पडदा सारणे, यानी हिंदी में बोलते हैं कि कंपनी के ऊपर जो एक पर्दा रख के जो अंदरूनी काम किए जा रहे हैं उस पे वो पर्दा हटाना। तो ये क्या चीज है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी के नाम के नीचे मतलब सभी बाहरी देखने वाले लोगों को लगता है कि ये जो भी कांड यहाँ पे हो रहा है ये कंपनी कर रही है, लेकिन कंपनी के नाम का दुरुपयोग करके वहां पे जो सत्ताधारी है, जो जिनके हाथ में पावर्स है, ऐसे लोग कंपनी के नाम के नीचे कभी कभी गलत काम करते हैं। तो ऐसे गलत काम न हो और उनके पास जो अधिकार है, जो ड्यूटीज है उनकी, उसका प्रॉपर वहां पे परफॉर्मेंस हो, अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना किया जाए, उनके जो ड्यूटीज या पावर्स है उसका गलत प्रयोग करके किसी के हित के साथ खिलवाड़ न किया जाए। इसीलिए ऑब्जेक्टिव में रखा गया है कि टू एनफोर्स प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ एंड ड्यूटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव फिर बताया गया है कंपनी लॉ 2013 का वो है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब जो संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार जो सोशल एंड इकोनॉमिकल पॉलिसी में या जो सामाजिक और अर्थशास्त्रीय नीतियों में कंपनियों का योगदान होना चाहिए, वो योगदान सही रूप से सही जगह पर सही समय पर पहुंचने के लिए भी नए लॉ में बहुत सारी प्रोविजंस यहाँ पे एड ऑन की गई है। और उसके बाद जो अंतिम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लास्ट ऑब्जेक्टिव बताया गया है वो लास्ट ऑब्जेक्टिव है to avoid overlapping and conflicts of jurisdiction in the area of sectoral या sectoral regulations। मतलब अब to avoid या overlapping बोला गया है। इस चीज को समझने के लिए या इस लाइन को समझने के लिए या इस ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा सेक्टोरल या सेक्टोरल रेगुलेशंस क्या है। मतलब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सेक्टोरल रेगुलेशंस है ये सेक्टोरल रेगुलेटर्स से आया हुआ शब्द है। तो फिर जो सेक्टर्स अलग अलग निर्माण किए गए हैं उन सेक्टर्स के आधार पर उन सेक्टर्स को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर्स है। इसीलिए सेक्टोरल रेगुलेटर्स में सबसे पहले हम कौन कौन से सेक्टर्स बनाए गए हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें बहुत सारे सेक्टोरल रेगुलेटर्स हमारे इंडिया में है, जैसे कि फाइनेंस एंड बैंकिंग को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई, कंपनीज के लिए सेबी, आईआरडीए, ये सब चीजें। इसके अलावा भी पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एनएचबी है, नेशनल हाउसिंग बैंक जिसका लॉन्ग फॉर्म है। इसके अलावा नाबार्ड है। ये सब चीजें क्या है, तो ये सेक्टर वाइज यहाँ पे एक उस सेक्टर को फिर से रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर्स है। तो ये जो एनएचबी, नाबार्ड, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, ये सब क्या है, ट्राई, ये सब क्या है, तो ये सेक्टोरल रेगुलेटर्स है। तो इन सेक्टोरल रेगुलेटर्स के बीच में ओवरलैपिंग ना हो, कोई कंफ्लिक्ट ना हो। कंफ्लिक्ट मतलब क्या है, द्वंद्व, झगड़ा निर्माण ना हो। इसीलिए कंपनी लॉ 2013 में एक स्पेशल जुरिडिक्शन बनाया गया है एरिया वाइज की जिस प्रकार की जो कंपनी है या जिस सेक्टर में जिसका अंतर्भाव होता है उस सेक्टर में या वहां पे ओवरलैपिंग ना हो और मतलब जो न्याय प्रणाली है वो एक दूसरे पर हावी ना हो, इसके लिए वहां पे अलग अलग प्रोविजंस बनाए गए हैं। और ये भी उद्देश्य है कंपनी लॉ
2013 के एक निर्मित के पीछे कि इसके पहले के जो लॉ में था वहां पे मतलब ऐसा कोई एक सटीक या जिसको हम बोलेंगे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया था, तो इसलिए यहाँ पर उस प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए, ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर कंपनी लॉ 2013 के हिसाब से एक अलग जुरिडिक्शन एरिया बनाया गया है और उस एरिया के हिसाब से, सेक्टरल रेगुलेटर्स के हिसाब से वहां पे सब काम चलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर कंपनी के मतलब अगर कंपनियों का कोई एक द्वंद्व निर्माण होता है, कॉन्फ्लिक्ट निर्माण होता है, तो कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल करके एक ये है संकल्पना है, जहाँ पे कंपनी के जो अलग अलग जो जिसको हम बोलते हैं कि केस होते हैं वो वहाँ पे फाइल किए जाते हैं और उस पर उनका निर्णय दिया जाता है। तो ये सब चीजें करने के लिए अब यहाँ पे बताया गया है कि कंपनी लॉ 2013 बनाया गया है। इसके अलावा जो पॉइंट मैंने यहाँ नहीं लिखे, कुछ ऐसे भी पॉइंट है जैसे टू फोस्टर अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। अब ये जैसे यहाँ पे ही आ जाता है कि निवेश और वृद्धि के लिए एक सकारात्मक वातावरण की निर्मित करने के लिए कंपनी लॉ 2013 को बनाने का उद्देश्य यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा है टू हेल्प रिस्पॉन्ड इन अ टाइमली एंड अप्रोप्रिएट मैनर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इवॉल्विंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड बिजनेस मॉडल्स। अब ये सब चीजें क्या है कि यहाँ पे एकंदरित हम ये बोल सकते हैं कि जो नए लॉ को बनाने का उद्देश्य है, या नया लॉ बोलने से ज्यादा अमेंडमेंट करने का जो यहाँ पे उद्देश्य है, वो केवल एक ही उद्देश्य है कि व्यवसाय को मतलब बिजनेस को, साथ ही साथ बिजनेस एंटिटीज को और इन्वेस्टर्स को यहाँ पे सेंटर में रखा गया है, केंद्र स्थान में रखा गया है, और उसके इर्द गिर्द क्या इसके पहले सही नहीं था और क्या अब उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे डू और डू नॉट वाले पॉइंट्स इन्होंने अलग निकाल के जो पिछले इसमें इररिलेवेंट थे या सही नहीं महसूस होते थे, उसको यहाँ बदलाव करके ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है, और यही कंपनी लॉ 2013 के निर्मित का उद्देश्य है। आशा है आपको ये चीज समझ आई होगी। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।